बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो इंडिया के P8 जहाज़ के हवाले से है। इंडिया के P8 जहाज़ जो कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जहाज़ हैं, उन्होंने इंडियन नेवल बेस INS हंसा जो कि गोवा के अंदर मौजूद है, वहाँ से अपने ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले इंडिया के जो P8 जहाज़ हैं वो साउथ के अंदर चेन्नई शहर के नज़दीक एक एयरबेस थी, वहाँ पे मौजूद थे, जिससे ये जाहिर होता है कि शुरू के अंदर इंडिया ने अपने ये जो P8 जहाज़ हैं उनको बे ऑफ बंगाल की निगरानी के लिए जो है वो रखा हुआ था। बे ऑफ बंगाल की निगरानी के लिए इस वजह से क्योंकि ये वो हिस्सा था जहां से बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मिलते हैं, और ये एक बहुत बड़ी आबी गुजरगाह है। यहाँ से शिप जो है वो गुजर के तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के अंदर जाते हैं, और यही वो हिस्सा है पानी का जहाँ पे आप कह सकते हैं कि चाइना की सबमरीन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाई जाती हैं, और यही वो हिस्सा है जहाँ पे इंडियन नेवी को चाइनीज सबमरीन का खतरा रहता है। इस वजह से इंडिया ने अपने पहले P8 जहाज़ों को साउथ इंडिया के अंदर एक एयरबेस के ऊपर रखा, लेकिन अब जिस तरह से इंडिया के पास P8 जहाज़ों की तादाद जो है वो बढ़ रही है, उसी तरह से इंडियन नेवी ने P8 जहाज़ों का एक दूसरा स्क्वाड्रन जो है उसको रेस किया। ये स्क्वाड्रन जो है वो INS हंसा यानी कि गोवा के अंदर वो रखने जा रहे हैं, और ये वो एरिया है जो कि पाकिस्तान नेवी के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि गोवा की जो पोर्ट है वो पाकिस्तान के पानियों के ज़्यादा नज़दीक है। इंडिया के ये जो P8 जहाज़ है इनके अंदर इंडिया ने अपने कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी लगाए हुए हैं। ख़ास तौर पर डेटा शेयरिंग के हवाले से कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि इन अमेरिकन जहाज़ों के अंदर इंडिया ने खुद से लगाए हैं। डेफिनेटली अमेरिकन इजाज़त से उन्होंने ये लगाए हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी के पास जो ज़्यादातर असला है वो रशियन ओरिजिन का है, तो जिसकी वजह से इंडियन नेवी ने अपने इन P8 जहाज़ों और अपने वॉरशिप्स के दरमियान जो डाटा शेयरिंग है उसके लिए खुद से उन्होंने एक सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन किया जो कि इन P8 जहाज़ों के अंदर लगाया जाता है। इंडियन नेवी ने अमेरिका से पहले 8 P8 जहाज़ों का जो है वो मुआहदा किया, उसके बाद इंडियन नेवी ने 4 मज़ीद P8 जहाज़ों का अमेरिका के साथ मुआहदा किया, तो इस तरह ये तादाद जो है वो तकरीबन 12 की बन गई। लेकिन चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी जो कोस्टल लाइन है वो बहुत बड़ी है, तो ये 12 तैयारे जो है ये इंडिया की कोस्टल लाइन की पूरे तरीके से जो है वो निगरानी नहीं कर सकते। इस वजह से इंडिया का प्लान ये था कि इंडिया तकरीबन 12 मज़ीद P8 जहाज़ जो है वो अमेरिका से परचेज करेगा, लेकिन बजट की कंस्ट्रेंट्स की वजह से इन जहाज़ों की तादाद पहले 10 की गई और फिर अल्टीमेटली जो है वो 6 के ऊपर लेके आई गई। इस वजह से समझा यह जाता है कि इंडियन नेवी ने तकरीबन 18 P8 जहाज़ जो है उनका ऑर्डर कर रखा है, 12 उसको मिल चुके हैं, 6 उसको मज़ीद मिलने जा रहे हैं। तो इस तरह से इंडियन नेवी के पास P8 जहाज़ों की तादाद जो है वो तकरीबन 18 हो जाएगी। इंडिया P8 जहाज़ परचेज करने वाला दुनिया का पहला फॉरेन कंट्री था। उसके बाद इन जहाज़ों को ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी परचेज किया, ब्रिटिश रॉयल नेवी भी इन जहाज़ों को इस्तेमाल करती है। इंडिया ने इन जहाज़ों के अंदर अमेरिका से 2 एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो लगवाई थी, जिनके अंदर टेलीफोनिक्स APS 143 ओशन आई एफ रेडार्स और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर जो थे वो शामिल थे। अगली खबर जो है वो इजिप्ट के अपाची हेलीकॉप्टर्स के हवाले से है। मिस्र अपने पुराने अपाची हेलीकॉप्टर्स को इस वक्त अपग्रेड करना चाह रहा है। मिस्र के पास इस वक्त जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस वक्त AH-64D वर्जन वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन अब मिस्र जो है इन हेलीकॉप्टर्स को AH-64E कन्फिग्रेशन के ऊपर अपग्रेड करवाने जा रहा है। इस टोटल अपग्रेड की जो कॉस्ट है वो तकरीबन $102.4 मिलियन है, और इस अपग्रेड के साथ मिस्र को नए मॉडर्नाइज्ड AN/ASQ 172 टारगेट एक्विजिशन डेजिग्नेशन साइट्स जो है वो फ्राहम की जाएंगी। उसके साथ साथ AAR-11 पायलट नाइट विजन सेंसर जो हैं वो भी फ्राहम किए जाएंगे। ये मिस्र के अपाची हेलीकॉप्टर्स को नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे, क्योंकि इन फ्लाइट्स के अंदर ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये ज़मीन के बहुत करीब रह के जो है वो उड़ते हैं, और ऐसी फ़्लाइट्स जो होती है वो पायलट्स और हेलीकॉप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्स्टेकल्स जो है वो इस तरह की फ़्लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। तो ये जो नए इक्विपमेंट मिस्र अपने इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर लगवाने जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस पिछले सेंसर से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, और पायलट के लिए ये रात के वक्त और लो फ्लाइंग के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। आज की अगली खबर जो है वो हेलेनिक एयरफोर्स के हवाले से है, यानी कि ग्रीस की एयरफोर्स के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है और मैं इसके ऊपर आपको वीडियोस भी बना के दे चुका हुआ हूँ कि ग्रीस की एयरफोर्स ने तकरीबन 24 रफाल तैयारे जो हैं वो फ्रांस से परचेज किए हैं, जिनके अंदर से 2 ऐसे तैयारे हैं जो कि फ्रांस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ग्रीस की एयरफोर्स को देने जा रहा है। तो अब ये खबर आई है कि इन 24 तैयारों के अंदर से 6 तैयारे जो हैं वो फ्रांस ग्रीस के हवाले करने जा रहा है, और 17 से 19 जनवरी के दरमियान फ्रांस ये 6 तैयारे जो है ये ग्रीस की
فورس کے حوالے کر دے گا۔ ان 6 طیاروں کے اندر سے 4 جو ہیں وہ سنگل سیٹ ورژن والے ہوں گے اور 2 طیارے جو ہیں وہ ڈوئل سیٹ ورژن والے ہوں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ترکی کے لیے یہ ایک بہت کنسرن والی بات ہے، کیونکہ یہ رفال طیارے جو کہ اس وقت گریس پرچیز کرنے جا رہا ہے یہ ترکی کے کسی بھی جہاز سے جو ہے نا اس وقت بہتر ہے۔ ان جہازوں کے توڑ کے لیے ترکی نے امریکہ سے بلاک 70 والے F-16 کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ترکی F-35 پروگرام کے اندر بھی شامل تھا، لیکن وہی S-400 کی کہانی آپ سب جانتے ہیں۔ تو جب گریس نے فرانس سے ان رفال طیاروں کو پرچیز کیا تو اس وقت ترکی کے اوپر جو ہے وہ پریشر کافی زیادہ بڑھ گیا، تو ترکی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ امریکہ سے بلاک 70 والے F-16 پرچیز کرے گا۔ پلس ترکی ایک قطر کے ساتھ بھی معاہدہ کرنے جا رہا ہے، جس معاہدے کے تحت قطر اپنے رفال طیارے جو ہیں وہ ترکی کے اندر رکھ سکے گا۔ اگلی خبر جو ہے وہ انڈیا کی آریہنت کلاس کی SSBN کے حوالے سے ہے۔ کچھ دن پہلے انڈیا نے اپنی 3rd آریہنت کلاس کی SSBN جو ہے اس کو لانچ کیا تھا۔ یہ لانچ بڑا سیکریٹیو تھا، اس کے بارے میں پریس کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ خبر نہیں آئی تھی، لیکن اس آریہنت کلاس کی تیسری سب میرین کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تیسری SSBN انڈیا نے تیار کی ہے یہ پہلی 2 سب میرین سے تقریباً 20 میٹر لمبی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان سب میرینز کے اوپر انڈیا نے میزل ٹیوبز کی تعداد جو ہے اس کو بڑھا دیا ہے۔ پہلی 2 جو آریہنت کلاس کی SSBNs تھیں ان کے اوپر میزل ٹیوبز کی تعداد جو تھی وہ 4 تھی، لیکن اس تیسری SSBN کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ انڈیا نے میزل ٹیوبز کی تعداد جو ہے وہ 4 سے بڑھا کے 8 کر دی ہے۔ یہ جو SSBNs ہوتی ہیں یہ آپ کے ملک کو ایک سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی دیتی ہیں کسی بھی نیوکلیئر وار کی صورت میں۔ اگر آپ کے لینڈ بیس نیوکلیئر ویپنز کو جو ہے وہ دشمن ختم کر دیتا ہے تو یہ جو SSBNs ہوتی ہیں یہ سیکنڈ سٹرائک کے طور پہ آپ کے کام آتی ہیں، اور یہ انشور کرتی ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہونی چاہیے۔ اور اس طرح کے جو ویپنز ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وار اوائڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے ایڈورسری کو پتہ ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے کی صورت میں اگر دوسرے ملک کا کچھ نہیں رہے گا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا بھی کچھ نہیں رہے گا۔ ان SSBNs کے اوپر انڈیا اپنے سب میرین لانچ بیلسٹک میزائل یعنی کہ SLBMs بھی ہاؤس کر سکتا ہے اور نیوکلیئر ٹپڈ کروز میزائل بھی جو ہے وہ ہاؤس کر سکتا ہے۔ SLBM کی صورت میں ہر ٹیوب جو ہے وہ ایک SLBM ہاؤس کر سکتی ہے، جبکہ کروز میزائل کی صورت میں ایک ٹیوب جو ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ کروز میزائل ہاؤس کر سکتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو سب میرینز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی وار کو اوائڈ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ آپ کے ایڈورسری کو پتا ہو کہ آپ کے پاس بھی ایک سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی موجود ہے، اور اس طرح کے ویپن سے آپ بیسیکلی ایک نیوکلیئر وار جو ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن، ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔